Hello student, this is Shalini Sharma. Today I am going to start chapter 3 from class 10th. तो स्टूडेंट पिछली वीडियोस में मैंने आपको चैप्टर 4 कंप्लीट करके दिखाया था। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। उसमें आपने क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकलने वाली जो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती है उनको क्या क्या बोला जाता है, फैक्टर्स, सॉल्यूशन, जीरोज, ये सब मैंने आपको बताया था। और उनको फैक्टराइजेशन के अलावा किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये सभी तरीके बताया था। और इक्वेशंस की रूट्स को निकाले बिना उनकी नेचर कैसे जाना जा सकता है, ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियोस में बताई। तो ये सारी चीजें मैंने अपने आपको तो ये सारी चीजें मैंने अपनी पुरानी लास्ट वीडियोस में आपको बताई। ठीक है, अब आपको मैं चैप्टर 3 बताने जा रही हूँ। क्या है चैप्टर 3? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन इज 2। अगर उस इक्वेशन में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, चाहे वेरिएबल कितने भी बार क्यों ना आ गया हो, लेकिन वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर हो अगर 2 ही रहनी चाहिए, अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिमिलरली लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर होगी वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अगर 1 से पावर ज्यादा है तो वो इक्वेशन क्या होगी? लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। और अगर उसमें वेरिएबल होगा ही नहीं तो दैट इज कांस्टेंट टर्म। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है बेटा? कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री भी उस इक्वेशन की 1 रही हो और वेरिएबल कितने यूज हो रहे हो? 2 वेरिएबल यूज हो रहे हो। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज हो रहा था, एक्स एक्स एक्स, बार बार यही आता था। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पढ़ी थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही पढ़ा था। लेकिन लीनियर इक्वेशन में क्या होगा कि आपने क्या पढ़ा क्वाड्रेटिक में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने क्या पढ़ा? टर्म कितनी भी क्यों ना हो, कितनी भी बार क्यों ना आ गई हो, लेकिन एक ही वेरिएबल यूज हो रहा था एक्स एक्स। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास कितनी भी टर्म क्यों ना हो, वहां पर कितने वेरिएबल यूज होंगे? 2 ही वेरिएबल यूज होंगे। क्योंकि यहाँ पर हम एक ऐसी इक्वेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि लीनियर भी है प्लस उसमें 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। लीनियर है मींस वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर रही होगी वो 1 होगी और 2 वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज linear equation in two variable is ax plus by प्लस सी इक्वल टू 0। देखो समझ रहे हो बात मेरी बेटा? जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री वेरिएबल्स की बन रही हो, मतलब क्या है, यहाँ पे ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, एक्स और वाई क्या है आपके? वेरिएबल है। तो दोनों के ऊपर पावर कुछ भी नहीं लगी हुई है। जिसके ऊपर कुछ पावर नहीं लगी होती उसका मतलब वो 1 पावर लगी हुई होती है। तो इसका मतलब 1 पावर लगी हुई है, इट मीन्स क्या है? डिग्री क्या है इस इक्वेशन की? 1। तो इसलिए ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। इन टू वेरिएबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल यूज हो रखे हैं, एक एक्स यूज हो रखा है, एक वाई यूज हो रखा है। तो इसलिए इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक ऐसी इक्वेशन जो कि लीनियर भी है और जिसमें 2 वेरिएबल यूज किए हुए हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बेटा, a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c is a constant term। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हो रखा है, ये सिंपल एक नंबर है। ठीक है, तो ये क्या होगी? एक कांस्टेंट टर्म होगी। जिस भी नंबर के साथ कोई वेरिएबल लग जाता है तो वो क्या होता है? वो कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि पेयर ऑफ इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये तो आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक स्टैंडर्ड फॉर्म। अब पेयर ऑफ इक्वेशन अगर मैं बना दूं तो इसी इक्वेशन से अगर मैं पेयर बनाऊं इक्वेशन की तो क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सिमिलरली एक और बनाए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस हो गए, लीनियर इक्वेशन के ही पेयर हो गए, लेकिन फॉर्म को इसी को सेटिस्फाई करेंगे, फॉर्म को इसी को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अदर अदर इक्वेशंस बना रहे हैं तो फॉर्म एक्स वाई में 1 नहीं लगेगा, 1 2 जो लगेगा वो कांस्टेंट टर्म में आप लगा सकते हैं। मतलब आप इनमें लगा सकते हैं, ए बी सी में लगा सकते हैं, एक्स वाई फिक्स रहेंगे। ठीक है, एक्स वाई को नहीं चेंज किया जा सकता। तो आपने ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना दी। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आपसे पूछा जाए कि जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे
आपने ये 9th क्लास में पढ़ा है ना कि इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, तो उसमें आप क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते थे, वन लाइन ड्रॉ करते थे, सिमिलर मतलब ग्राफ में ड्रॉ करते थे। इस तरीके से लाइन आती थी आपकी, कभी यहाँ आ रही है, कभी यहाँ आ रही है, कैसे भी लाइन्स आ रही हैं, तो आपके पास एक ही लाइन होती थी, है ना, एक ही लाइन आती थी, क्योंकि एक इक्वेशन होगी तो एक ही लाइन आएगी, दो इक्वेशन होंगी तो दो लाइन आएंगी, तीन इक्वेशन होंगी तो तीन लाइन आएंगी, मतलब जितनी नंबर ऑफ इक्वेशन उतनी नंबर ऑफ लाइन्स। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पर मैंने क्या किया, पेयर ऑफ इक्वेशंस ले रखी है, पेयर ऑफ इक्वेशंस ले रखी है, तो इसका मतलब पेयर ऑफ लाइंस आएंगी। ठीक है, तो पेयर ऑफ लाइंस आने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ कहूँ इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में दोनों से लाइन ड्रॉ होंगी, मेरी बात समझ रहे हो, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से दोनों जो लाइन ड्रॉ होंगी, एक लाइन इससे ड्रॉ होगी, एक लाइन इससे ड्रॉ होगी, उन दोनों लाइंस में क्या रिलेशन होगा, वो दोनों लाइन किस तरीके की होंगी आपस में, तो उस नेचर को जानने की बात हो रही है। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स के नेचर के बारे में बात कर रहे थे, एक्स की वैल्यूज के, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन इक्वेशन से बनने वाली ग्राफिकल लाइंस का नेचर क्या होगा, मतलब नेचर में लाइन कैसी हो सकती है, लाइन पैरेलल हो सकती है, लाइन कोइंसिडेंट हो सकती है, लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती है। कोइंसिडेंट का मतलब समझ रहे हो, एक लाइन उस जिस लाइन जिन पॉइंट से होकर जा रही है, दूसरी लाइन भी अगर उसी पॉइंट से होकर जाए तो वो दोनों लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। क्लियर स्टूडेंट? तो अगर हमें पता लगाना है कि इन दोनों से होने वाली लाइन, इन दोनों से ड्रॉ होने वाली जो लाइन होंगी ग्राफ पर, वो कैसी होंगी, तीन तरीके की लाइन हो सकती है, या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या फिर पैरेलल हो सकती है, या फिर कोइंसिडेंट हो सकती है। अब तीनों में से कौन सी होगी वो तो आप तभी बताएंगे ना, अगर मैं आपसे कहूँ बेटा इन दोनों से लाइन ड्रॉ करो और बताओ कि दोनों लाइनों में आपस में क्या रिलेशन है, क्या वो पैरेलल है या कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग, तो आप कहोगे मैडम वेट मुझे ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। क्लियर? यही तो कहोगे। लेकिन मैं कहूँगी मैं आपको ड्रॉ करने का टाइम ही नहीं देती हूँ, आप टेस्टिंग के थ्रू बताइए कि कैसे इनको पता लगाएं कि ये इनका नेचर क्या होगा, लाइंस कैसे होंगी। तो विदाउट प्लॉटिंग ऑन ग्राफ आप लाइंस का नेचर बता सकते हैं बाय दीज टेस्ट। क्या है? इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब क्या है, पहली इक्वेशन से x का कोफिशिएंट, दूसरी इक्वेशन से x का कोफिशिएंट का रेशियो निकाला है, पहली इक्वेशन से y का कोफिशिएंट और दूसरी इक्वेशन से y का कोफिशिएंट का रेशियो निकाला है, दोनों का रेशियो निकाला और वो दोनों रेशियो इक्वल ना आए, ठीक है, वो दोनों रेशियो इक्वल नहीं आए, तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। लाइन का नेचर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होती है, लाइन कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, दूसरा वाला है कि इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब क्या है कि तीनों रेशो निकालो और तीनों ही रेशो इक्वल आ जाए। सपोज ये भी 1/2 आए, ये भी 1/2 आए, ये भी 1/2 आ गए, तीनों इक्वल आ गए, तो लाइंस कैसी होंगी, लाइंस होंगी आपकी कोइंसिडेंट। और लाइन जब कोइंसिडेंट होती हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और इस केस में भी लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब क्या है, यहाँ पे कंसिस्टेंट का मतलब है कि एक लाइन फिक्स लाइन हो गई, पैरेलल लाइन जैसी होती है। उस अभी मैं बताती हूँ कि इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब क्या है कि आपने इन दोनों का रेशियो निकाला, वो तो इक्वल आ गया, लेकिन जब c1 अपॉन c2 निकाला तो वो इक्वल नहीं है ना, तो इसके तो इक्वल हो सकता है बट इसके इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे केस में लाइन कैसी होंगी आपके पास, पैरेलल। और जब लाइन पैरेलल होंगी तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन, उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। और इस केस में ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। जब एक भी सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता तो वो कैसी हो जाती है, इनकंसिस्टेंट। जब एक सॉल्यूशन तो निकाला जा सकता है ना, तो वो कंसिस्टेंट वाली बात आ गई। इसमें तो बहुत सारे निकाले जा सकते हैं, इनफाइनाइट की बात हो रही है तो वो कंसिस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं निकाला जा सकता, जो चीज का सॉल्यूशन ही नहीं निकाला जा सकता वो चीज क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। इज इट क्लियर? तो आपने अब ये क्या किया, अब मैंने ये रेशियो ही तो फाइंड करके देखा इक्वेशन से, और रेशियो फाइंड करके देखा, आपने ग्राफ पर तो नहीं प्लॉट किया, आपको नेचर पता चल गया कि आपकी जो लाइन ड्रॉ होंगी इन दोनों लाइन से, इन दोनों इक्वेशन से, वो किस तरीके की होंगी। कि अगर इस वाली बात को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको पता चल गया ग्राफ पर प्लॉट करने से पहले कि हमारी जो लाइन होंगी, अपकमिंग ड्रॉइंग लाइन जो होंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। ऐसे हम टेस्ट के थ्रू पहले ही पता कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है स्टूडेंट, 1 क्या है, क्वेश्चन 1, 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and
गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। मतलब क्या कह रखा है आपसे कि एक क्लास है जिसमें कि 10 स्टूडेंट है, उसमें क्या कह रखा है कि जितनी भी गर्ल्स हैं, 10 स्टूडेंट है टोटल, जितनी भी गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। ठीक है, जितने भी बॉयज हैं और जितनी भी गर्ल्स है, दोनों में क्या है, गर्ल्स जितनी भी हैं वो बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब कितने बॉयज हैं और कितनी गर्ल्स हैं। अब ये बात तो हमें पता चल चुका है कि जितने भी बॉयज होंगे उनसे गर्ल्स कितनी ज्यादा होंगी, 4 ज्यादा होंगी। ये बात तो हम लोगों को पता चल चुका है कि जितने भी बॉयज हैं उनसे गर्ल्स कितनी ज्यादा होंगी, 4 ज्यादा होंगी। तो ये बात पता चल चुका है, लेकिन एक्चुअली में बात ये है कि बॉयज हैं कितने। गर्ल्स तो हम अपने आप पता लगा लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है, लेकिन पता चल जाए कि अगर बॉयज कितने हैं तो पता चल जाएगा कि गर्ल्स इतनी होंगी। ठीक है, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है x एंड नंबर ऑफ बॉयज मैंने कंसीडर कर लिया वो कितने होगा y। ठीक है, अब क्या कह रखा है क्वेश्चन में कि दोनों स्टूडेंट मिलाकर, मतलब दोनों तरीके के, x वालों को और y वालों को, मतलब गर्ल्स को और बॉयज को, दोनों को मिलाकर टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके पास, 10 स्टूडेंट है। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रखा है कि गर्ल्स कितनी है, बॉयज से 4 ज्यादा है। तो गर्ल्स कितनी है हमारे पास x, बॉयज कितने हैं हमारे पास y, मगर गर्ल्स क्या है, बॉयज से 4 ज्यादा है, जितने भी बॉयज हैं उससे 4 ज्यादा होंगे। ये हमारे पास दो सिचुएशन है। तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अब दोनों से आपको गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज निकालना है, लेकिन कैसे निकालने हैं, ग्राफिकली। ठीक है, तो ग्राफिकली हाउ टू फाइंड, देखो बेटा, तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 माइनस एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर दीजिए इसकी फर्स्ट इक्वेशन की। अगर मैंने यहाँ पर, आपने ये 9th में बहुत किया है, अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 6 रख दी तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अगर x की वैल्यू यहाँ पर मैंने 7 रख दी तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, x की वैल्यू 6 रखी तो 10 माइनस 6 4, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 7 रखी तो 10 माइनस 7 इज 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब देखिए सिमिलरली इस इक्वेशन से, इफ यहाँ पर मैंने y की वैल्यू रख दे रही हूँ, इफ y की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 प्लस 4 इज 6। इफ y की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 प्लस 4 इज 7। ठीक है, अब देखो इन दोनों को ग्राफ प्लॉट करें। देखो बेटा, कोई भी पॉइंट हमारा नेगेटिव में नहीं है ना, तो हमें नेगेटिव एक्सिस की नीड ही नहीं है, तो मैं नेगेटिव एक्सिस ड्रॉ ही नहीं कर रही हूँ। तो देखो कैसे ड्रॉ कर, पॉजिटिव एक्सिस ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, एज यू नो। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पर मैं कंसिडर कर ले रही हूँ 1 2 3, मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास 7 है तो 7 तक कंसीडर कर ले रही हूँ, मैक्सिमम 4 तक कर लो, 4 5 6 7 और किया 8। सिमिलरली यहाँ भी कर लें 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और यहाँ पे ले लिया 8। ठीक है, समझ जाना। अब x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, मतलब एक पॉइंट हमारे पास यहाँ से कौन कौन से दो पॉइंट निकल के आए हैं, 6 4, दूसरा 7 3। इससे पॉइंट कौन कौन से निकल के आए हैं, 6 2, सेकंड पॉइंट 7 3। तो पहले इसके ड्रॉ करें 6 4 7 3। इसका मतलब क्या, x पर 6 y पर 4, x पर 6 कहाँ है, यहाँ, y पर 4, इसी पॉइंट की सीध में देखेंगे y कहाँ पर है, 4 पर, y पर 4 का यहाँ पर है। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया आपके पास 6 और 4। दूसरा पॉइंट क्या है, x पर 7, ये हो गया 7, y पर 3, y पर 3 कहीं यहाँ आ गया आपके पास, तो ये हो गया 7 और 3। देखो बेटा, मैं तो आपके ग्राफ पेपर पर नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, बोर्ड पर कर रही हूँ, इसलिए अप्रॉक्स आ रहा है। आपका जब ग्राफ पर करेंगे ना तो वहां पर बॉक्सेस बने हुए होते हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेसी आएगी। और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा दिया मैंने। ठीक है, ये हो गई। दूसरा है x पर 6 y पर 2, x पर 6 y पर 2 कहीं यहाँ आया, और x पर 7 y पर 3 जो पहला था वो यहीं रह जाएगा। ये वाली लाइन जो जाएगी वो किस तरीके से जाएगी, यहाँ। इसका मतलब लाइन कैसी आ रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही है। ठीक है, और किस पॉइंट पर कट कर रही है, x पर कट कर रही है। ज्वाइन करा दो यहाँ से, यहाँ ज्वाइन, 7 यहाँ पर किसको पॉइंट पर ज्वाइन कर रही है, इस पॉइंट पर y एक्सिस को ज्वाइन कर रही है। मतलब ये पॉइंट जहाँ पर ये दोनों पॉइंट कट, जहाँ पर ये दोनों लाइन कट कर रही है, वो पॉइंट कौन सा है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपके पास 7 और 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पहला पॉइंट होता है वो x होता है, जो दूसरा पॉइंट होता है वो y। इसका मतलब x इज इक्वल टू 7 हो गया, y इक्वल टू कितना है आपके पास, 3 हो गया, जहां पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब x क्या था आपके पास, नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, और y क्या था आपके पास, नंबर ऑफ बॉयज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन की कंडीशन थी कि गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है और टोटल मिला के 10 होने चाहिए, तो टोटल मिला के 7 3 10 भी हो गए, और बॉयज
से गर्ल्स कितनी 4 ज्यादा हो रही हैं, अगर बॉयज 3 हैं तो गर्ल्स कितनी है 7 है। क्लियर स्टूडेंट, सही आ रहा है। तो ग्राफिकली आप इस तरीके से पॉइंट पता लगा सकते हैं कि आप जब ग्राफिकली दो इक्वेशंस बनेंगी, दोनों लाइंस को ड्रॉ करेंगे, तो दोनों लाइन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी उस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे और उस पॉइंट को देखेंगे कि एक्स पर किस पर है और वाई पर कितना है। तो वो ही जो आपने एक्स कंसीडर किया होगा वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी और दूसरा वाली जो पॉइंट होगी वो वाई की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट। तो ग्राफिकली आप इस तरीके से, अगर आपके पास ये जो इक्वेशन आई है, दोनों इक्वेशन आई है, अगर मैं a1/a2 वाले जो मैंने इंट्रो में बताया था उस वाले तरीके से पता लगाना चाहूँ, तब भी देखना इंटरसेक्टिंग लाइन ही आएगा। देखो पहली लाइन क्या है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू 2, दूसरी लाइन क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, और इसका मतलब है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो देखो a1 b1 a2 कितना है, आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देखो ये कितना है 1/1, x का कांस्टेंट कोफिशिएंट कुछ नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब वो 1 है। यहाँ पर भी कितना है 1 है, इक्वल टू यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर कितना है -1। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे ना, क्योंकि ये 1/1 पॉजिटिव है, ये 1/-1 नेगेटिव हो गया। तो ये दोनों कैसे हो गए, नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल होता है तो लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग। तो आपने चेक भी कर लिया, ठीक है, ठीक है। सेकंड पार्ट, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। 5 पेंसिल एंड 7 पेन दोनों की जो कॉस्ट है एक साथ मिलाएं तो मिलाकर टोटल होती है ₹50। वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन दोनों की कॉस्ट टोटल मिलाकर कितनी होती है 46। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। इजीली हो जाएगा। क्या है आपके पास कि किस किस की बात हो रही है, पेंसिल और पेन की कॉस्ट की, तो वही कंसिडर कर दे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil x rupees and the cost of 1 pen y rupees, ठीक है। अब दोनों की जैसे क्या क्या रखा है, 5 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है, तो 5 पेंसिल की कितनी हो गई 5x। एक पेन की कॉस्ट y रुपीज है, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो गई 7y। टोटल मिलाकर दोनों की कॉस्ट मिलाकर कितनी हो रही है 50 रुपीज। फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपके पास। सेकंड में क्या क्या रखा है, 7 पेंसिल की कॉस्ट 7x, 5 पेन की कॉस्ट 5y, इक्वल टू दोनों की मिलाकर कितनी होगी 46। ये दूसरा आ गया। तो 5x इज इक्वल टू कितना हो गया 50 माइनस 7y, है ना, और x इज इक्वल टू कितना हो गया 50 माइनस 7y अपॉन में 5। क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर इसके एक टेबल ड्रॉ कर लें पॉइंट्स निकालने के लिए, x और y। देखो पॉइंट्स निकालने हैं तभी लाइन ड्रॉ हो पाएगी। अगर y की इस तरीके की वैल्यू रखें कि जो 50 से उसको माइनस करें तो जो भी नंबर आए ना वो सिंपली 5 से डिविजिबल हो जाए टोटली। क्लियर, एक होल नंबर आ जाए तो ज्यादा बेस्ट है। तो 5 की ऐसी वैल्यू रखें। अगर मैंने सपोज यहाँ पर रख दी, अगर y इक्वल टू मैं 5 रख दूँ, y इक्वल टू सपोज मैंने 5 रख दिया, तो 7 5 जो 35, 50 में से 35 गया तो कितना बचा 15 बचा, और 15 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, ऐसी कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। सपोज मैंने y इक्वल टू 10 ले लूँ, y इक्वल टू अगर मैंने यहाँ 10 ले लिया तो ये कितना हो गया 10 7 जो 70, और 50 माइनस 70 कितना हो गया -20। समझ रहे हो ना कैलकुलेशन को। y की वैल्यू कितनी रख दी मैंने 10, और 10 7 जो 70, और 50 माइनस 70 अपॉन 5 बचा, तो 50 माइनस 70 इज -20, और -20 अपॉन 5 इज -4। ठीक है, तो ये कितना बचा आपके पास -4। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन से कर लीजिए, 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y, और ये x इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 46 माइनस 5y अपॉन में 7। टेबल बना लें। देखिए बेटा y की वैल्यू लगा दी -2 रखी, सपोज मैंने y इक्वल टू -2 रखा, तो ये कितना हो गया प्लस का 10, 46 प्लस 10 कितना हो गया 56, और 56 अपॉन 7 कितना होता है 8। ठीक है स्टूडेंट, देखिए बेटा यहाँ पर 46 है -5, और यहाँ पर -2 रख दिया मैंने आपका, अपॉन में 7 है, तो ये हो गया 46 -5 का -2 में मल्टीप्लाई किया प्लस 10 हो गया अपॉन 7, 46 प्लस 10 कितना हो 56, 56 अपॉन 7, और 56 अपॉन 7 कितना होता है 7 8 56। ठीक है, सिमिलरली ऐसी कोई दूसरी वैल्यू रख दें हम यहाँ पर, मैंने 5 रख दिया, y इक्वल टू जैसे 5 रखा 5 5 जो 25, 46 माइनस 25 इज 21। देखो 46 माइनस 25, 5 6 5 1 4 2 1 21 हो गया, और 21 हो गया, 21 अपॉन 7 कितना होता है 3। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3, तो एक पॉइंट ये आया आपके पास। ठीक है, तो इससे पॉइंट जो निकल के आया वो आया आपके पास 3 -4 और 5 10, और इससे जो पॉइंट निकल कर आया वो आया आपके पास 8 3 और -2 और 5। ये 2 पॉइंट निकल कर आए, ग्राफ पर प्लॉट कर दे। ठीक है,
अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं, दोनों लाइन जो एक दूसरे को कट कर रही हैं उन पॉइंट्स को ज्वाइन करा दें। देख बेटा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है दोनों का उसको ज्वाइन करा दें। ठीक है, तो ये कितना आया 3 और 5 इंटरसेक्टिंग, मतलब x3 था आपका, तो पेंसिल की एक कॉस्ट कितनी हो गई, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितनी हो गई 3 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन 5 रुपीज। आप ग्राफ पर प्लॉट करेंगे बिल्कुल एक्यूरेसी आएगी, बिल्कुल करेक्ट आएगा ग्राफ पर प्लॉट करने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या रखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब आपको क्या रखा है, दो इक्वेशंस दे रखे हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखे हैं आपको, दोनों में आपको बताना है जो टेस्टिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी a1/a2 वाली, उस टेस्टिंग के थ्रू बताओ आप कि लाइन कैसी होंगी, जो बाद में जो लाइन इनसे जो ड्रॉ की जा सकती है इन इक्वेशन से, उन लाइंस में आपस में रिलेशन क्या होगा, वो किस तरीके की होंगी। ठीक है, तो जैसे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, आपके पास क्या है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखो इसे कंपेयर करें तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर करें, इसे a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयर करें, तो a1 इज 5 एंड a2 इज 7, b1 इज -4, b2 is 6, c1 is 8, c2 is -9। ये हो गया आपके पास। अब रेशो चेक करें a1/a2 वाले, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब हम ये रखकर देख ले रहे हैं पहले कि इसमें जो भी फॉलो करेगा उसी को बता देंगे। तो a1 की वैल्यू हो गई 5, a2 की वैल्यू हो गई 7, b1 की वैल्यू हो गई -4, b2 की वैल्यू हो गई 6। देखो थर्ड पर तो हमें रेशो पर जाना ही नहीं है, यहीं पर ये दोनों एक दूसरे के नॉट इक्वल हो गए, मतलब पहला ही रेशो यहाँ पर अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाता है स्टार्टिंग में ही, तो थर्ड रेशो को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि देखो सेकंड रेशो में क्या है आपके पास, जो सेकंड नेचर है a1/a2 b1/b2 तीनों इक्वल है, तो ये नॉट इक्वल हो गया, पहली बार में ये फेल हो गया। तीसरा वाला जो टेस्ट है उसमें क्या है a1/a2 इक्वल टू b1/b2, मतलब वहां पर भी ये इक्वल है, थर्ड नॉट इक्वल है। इट मींस क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट ही क्लियर हो गया, यही नॉट इक्वल हो गया, तो बाकी दो टेस्ट की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या हो गया आपके पास, और जब ऐसा होता है तो लाइंस कैसी होती है आपके पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सेकंड पार्ट, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। a1 दिस, a2 b1 b2 c1 c2 रखे हैं इसमें। 9/18 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 12/24 रख दिया। 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 12 2 जा 24। रेशो आ गया 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। जब तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है ऐसी केस में, लाइंस आर कोइंसिडेंट, b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर स्टूडेंट? थर्ड पार्ट देखिए बेटा, इफ 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो देखो ये हो गया 6/2 इक्वल टू, माइनस को कभी रिमूव नहीं करना है, माइनस को साथ लेकर चलना है, -3/-1 इक्वल टू 10/9। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ये 2 3 जा 6, ये हो गया 3/1 इक्वल टू 3/1। ये दोनों तो इक्वल हो गए, बट ये क्या हो रहा है, नॉट इक्वल हो रहा है। इट मीन्स क्या है, ये वाला कौन सा वाला रिलेशन को सेटिस्फाई कराइए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 को। और जब ऐसा होता है कि थर्ड रेशियो नॉट इक्वल होता है c1 c2 वाला, तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।